हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों आज जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आयोग का कंपेयर वीडियो, क्योंकि आयोग हमने पूरे डिटेल में यहाँ पर पढ़ लिए। अब डिटेल में पढ़ने के बाद लास्ट टाइम रिवीजन के लिए हमें इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब वो किस प्रकार से बनाना है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। अब देखिए हमें क्या करना है, केंद्र स्तर के आयोग और राज्य स्तर के आयोग दोनों में यहाँ पर कंपेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है कि किस में कौन नियुक्त करेगा और उसके बाद में उनका कार्यकाल कितना रहेगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब पूरे आयोग आप एक साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो दोस्तों इसी को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ कि किस प्रकार से आपको ये नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। देखिए जो स्मार्ट रणनीति रणनीति होती है वो यही होती है कि जैसे कि अगर मान लो पूरे आयोग आप पढ़ने जाओगे तो आपके टोटल कितने 60 से 70 पेज में पूरे आयोग होंगे। ठीक है, 60 से 70 पेज में पूरे आयोग होंगे। बाकी आप वो 60 से 70 पेज को कितने में बना लोगे, सिर्फ 8 पेज में। ठीक है, 8 से 10 पेज में बना लोगे आप। ठीक है, तो देखिए आपने मतलब बहुत लोगों ने क्या करा होगा कि इस प्रकार से नोट्स बनाए हैं कि सारे आयोग को एक ही पेज पे यहाँ पर बना लिया है, जिसमें सिर्फ उनका कार्यकाल, संरचना, नियुक्ति और ये वगैरह यहाँ पर लिख लिया है। तो ठीक है, तो मुझे इस प्रकार से अच्छा लगता है, क्योंकि केंद्र स्तर के आयोग और राज्य स्तर के आयोग दोनों को एक पेज पे बनाओ, फिर अगले पेज पे जैसे कि फिर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, फिर अगले पेज पे बाल जैसे कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और फिर राज्य बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और फिर राज्य महिला आयोग। तो इस प्रकार से कंपेयर करके आप पढ़ोगे तो भी आपके ज़्यादा पेज नहीं हो रहे हैं, 8 पेज हो रहे हैं। 8 पेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने आधे घंटे में यहाँ पर रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं एक ये आयोग का आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आपने नोट्स बना लीजिएगा और सभी नोट्स में आपको ध्यान रखना है, यानी कि जितने भी आयोग के आप बनाओगे खुद से तो उसमें आपको यही लिखना है, जैसे गठन, प्रावधान, निकाय, उद्देश्य, नोडल मंत्रालय कौन सा है। अभी ये नोडल मंत्रालय वाला आपको किसी नोट्स में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर उसका मुख्यालय कौन सी है, संरचना क्या है, तो यही सारे आधार लिखना है। और बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, संघ लोक सेवा आयोग, और यहाँ पर क्या कर दोगे दोस्तों आप, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का आप किस प्रकार से बनाओगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर गठन लिखेंगे। तो देखिए इसका गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसका गठन कब हुआ था, 1 फरवरी 1994 को हुआ था। और इसकी जो अधिसूचना है वो 15 फरवरी 1994 को यहाँ पर जारी की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, डाउट भी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्मार्ट रणनीति के तहत चलना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम रिविजन के लिए है। तो लास्ट टाइम में आप देखिए पूरा आयोग अच्छे से पहले पढ़ लेना है, उसके बाद में ये नोट्स बनाना है। ठीक है, तो ये जिन जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है वही हमें यहाँ पर लिखना रहता है। अब उसके बाद में इसका जो प्रावधान है वो है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। उसके बाद में देखिए इसका प्रावधान दो जगह है, जैसे कि भाग 9 में और भाग 9 का में। तो भाग 9 में आप देखोगे अनुच्छेद 243 के में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन का वर्णन है, और ये भाग 9 का में अनुच्छेद 243 जेड ए में नगर निकाय यानी कि नगर पंचायतों के उसका वर्णन है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से आधार पे हम इनका और भी जैसे कि कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में ये निकाय कौन सी है, स्थायी, स्वतंत्र और संवैधानिक। ठीक है, तो देखिए ये आपको तीनों चीज़ें लिखना है। ये एक स्थायी निकाय है, यानी कि इसका जो विघटन नहीं किया जा सकता। उसके बाद में ये स्वतंत्र है, यानी कि अपने अनुसार ये फैसले ले सकती है, और संवैधानिक निकाय है। उसके बाद में ये भी यहाँ पर सेम है, तो आपको यहाँ पर बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, यानी कुछ कुछ शॉर्ट चीज़ों को भी आपको यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर और बहुत सारी अभी आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इतना सब कुछ लिखा है, बाकी मैं और भी इन्हें शॉर्ट में लिख सकता था, यानी कि एक पेज पे मैं 4 आयोग का कंपेयर कर सकता था। बाकी आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैंने इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसी प्रकार से बनाना है, क्योंकि ज़्यादा भी शॉर्ट कर लोगे तो आपको ही यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। देखिए नोट्स क्या होते हैं, केवल हमें समझ में आ जाना चाहिए, राइटिंग मायने नहीं रखती है यहाँ पर, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, आपका एग्जाम निकल जाना चाहिए, बस इतना आपको काम में आ जाए आपके नोट्स, बस बहुत है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए उद्देश्य, तो ये निष्पक्ष चुनाव कराना, और इसका भी सेम टू सेम यही उद्देश्य है, जैसे कि राज्य में नियमित और निष्पक्ष चुनाव करवाना। ठीक है, तो उद्देश्य से यहाँ पर प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि उद्देश्य बहुत सिंपल है। उसके बाद में यहाँ पर इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है विधि एवं न्याय मंत्रालय, और इसका कौन सा है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग का ये है राज्य विधि एवं न्याय मंत्रालय। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पर कंपेयर कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसका मुख्यालय क्या है, भोपाल में। अब दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको सिंपल सिंपल बताता हूँ
जितने भी आप केंद्रीय स्तर के आयोग देखोगे तो बिना आंख बंद करे आप उनका जो मुख्यालय है, अगर इससे प्रश्न आता है तो आप नई दिल्ली लगाओगे। और राज्य के जितने भी हैं तो उनका जो मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो वो भोपाल ही है सारे का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दो तीन चीज़ें और है, जैसे कि आप सारे आयोग में देखोगे तो सचिव सचिव को संरचना में काउंट नहीं किया जाता है। ये बात आपको हर आयोग में ध्यान रखनी है, यानी कि हर आयोग में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए, अब इसकी संरचना की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, एक और बात बताना चाहूँगा कि जिन भी आयोग में 3 वर्ष का कार्यकाल दिया है तो उसमें आप ध्यान रखोगे वहाँ पर पुनर्नियुक्ति के पात्र वहाँ पर अधिकतर हो सकते हैं। यानी कि अधिकतर आयोग में देखोगे आप जिसमें भी 3 वर्ष का कार्यकाल है, यानी कि 5 वर्ष से जिसमें भी कार्यकाल कम दिया है तो वहाँ पर पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं, ये लिखा है हर आयोग में। और जहाँ पर 5 या 6 वर्ष के जो कार्यकाल है उनका, तो वहाँ पर वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, क्योंकि ये जितने भी हमने आयोग पढ़े हैं तो उसमें हमने ये चीज़ देखी है, ठीक है। तो ये 2-3 बेसिक फैक्ट हैं, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर संरचना की बात करते हैं तो ये 3 सदस्य है। अब देखिए 3 सदस्य में यहाँ पर अध्यक्ष काउंट हो जाता है, तो ये सदस्य सदस्य तो इनमें आपको अटकना नहीं है। 3 सदस्य जिसमें एक अध्यक्ष और यहाँ पर 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। देखिए, इनको अध्यक्ष ना बोलते हुए इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त हम यहाँ पर कहेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। वो किसके, ये अगर ये कहते हैं, ठीक है, तो ये पूरा आयोग अगर कहेगा कि हाँ हमारा जो काम का लोड है वो बढ़ता जा रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रादेशिक आयुक्त की भी यहाँ पर नियुक्ति करेगा। बाकी इस अब देखिए, इनकी जो योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है और इसमें भी राज्य में भी ऐसा ही है। अब दोस्तों यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना की बात करते हैं तो ये एक सदस्य होती है और एक सचिव होता है, ठीक है। अब आपको सभी आयोग में ध्यान रखना है कि सचिव किसी में भी काउंट नहीं किया जाएगा। अब देखिए, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसके बाद में यहाँ पर एक सचिव होता है जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। अब इसका भी वर्णन संविधान में नहीं है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, सचिव का वर्णन संविधान में नहीं है, बाकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वर्णन संविधान में है। उसके बाद में यहाँ पर और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। योग्यता का तो वर्णन है ही नहीं। नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति करेंगे और अन्य के मुख्य की सलाह पर। देखिए, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है कि अन्य के मुख्य की सलाह पर। इसका मतलब ये है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है तो उसकी नियुक्ति किसकी सलाह पर होगी, तो वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर होगी। तो यहाँ पर राज्य में कौन करेगा दोस्तों, राज्यपाल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ा डाउट आपका यहाँ पर क्लियर करेंगे। उसके बाद में देखिए, इनका शपथ का प्रावधान नहीं है। अब देखिए, यहाँ भले शपथ का प्रावधान नहीं है, बाकी अगर आपके सामने अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है, तो आप वहाँ पर एकदम से कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये वाला पॉइंट भी लिख लेना चाहिए कि शपथ का प्रावधान नहीं है और इसमें भी शपथ का प्रावधान नहीं है, डायरेक्ट नियुक्त कर देते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद में यहाँ पर कार्यकाल की बात करते हैं तो देखिए, संविधान में इसका कार्यकाल का वर्णन नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है, केंद्र सरकार यहाँ पर निर्धारित करती है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और एक विशेष बात आपको बताऊंगा, जितने भी केंद्र स्तर के आयोग है, तो जितने भी केंद्र स्तर के आयोग है तो उनका जो गठन है वो केंद्र सरकार ही करती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जितने भी केंद्र स्तर के आयोग हैं उनका जो गठन है यानी उनकी जो स्थापना है वो केंद्र सरकार करती है। बाकी अंतर कहाँ पर आता है कि उनका कार्यकाल कौन निर्धारित करेगा, उसके बाद में उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनमें थोड़ा सा अंतर आता है। किसी किसी आयोग में राष्ट्रपति नियुक्त करता है, किसी में केंद्र सरकार। बाकी उनकी जो स्थापना है, जितने भी केंद्र स्तर के आयोग हैं उनकी स्थापना किसने की है, केंद्र सरकार ने। और राज्य स्तर के जितने भी आयोग हैं उनकी जो स्थापना की यदि बात की जाए तो उनकी स्थापना, अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, स्थापना शब्दों में बोल रहा हूँ, स्थापना कौन करेगी दोस्तों, राज्य सरकार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कार्यकाल का वर्णन नहीं है। बाकी सामान्यतः यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है यानी कि संविधान में वर्णन नहीं है, ठीक है। वर्णन नहीं है का मतलब संविधान में नहीं है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो 6 वर्ष 65 वर्ष है। उसके बाद में अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष 62 वर्ष है, ठीक है। अब इसका भी वर्णन नहीं है। और यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है राज्य का, तो उसका 6 वर्ष और 65 वर्ष है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, अब यहाँ पर मैं एक गलती और थोड़ी सी सुधार करना चाहूँगा। अभी जो आपने जो मेरे आयोग के जो नोट्स लिए हैं तो उसमें वहाँ पर यहाँ पर 5 वर्ष लिखा गया है, तो आपको ये सही कर लेना है। और दोस्तों एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपने आयोग वगैरह पढ़ के रखे होंगे, अगर 2-4 मिस्टेक अगर मिल भी जाती है तो आपने हमारे या किसी के भी आयोग की वीडियो देखे हो तो वहाँ से थोड़ा सा खुद से भी करेक्शन करने का यहाँ पर कीजिए। यानी कि थोड़ा सा मतलब खुद से भी रिसर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि थोड़ी बहुत मिस्टेक कहीं भी हो जाती है, तो आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर त्यागपत्र किसे देंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को देंगे। और हटाएंगे कौन, वो भी राष्ट्रपति ही यहाँ पर हटाएंगे। तो यहाँ पर मुख्य एससी न्यायाधीशों के समान, यानी कि इनकी जो हटाने की प्रक्रिया है, अब देखिए यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसे हटाने की जो प्रक्रिया है वो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उनके समान, यानी कि उनको जैसे हटाया जाता है वैसे। अब जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उसको मुख्य की सलाह पर, ठीक है, मुख्य की सलाह पर कौन हटाएगा दोस्तों, मुख्य की सलाह पर कौन हटाएगा यहाँ पर, ये राष्ट्रपति, ठीक है।
उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ गया। अब जो राज्य का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसे भी दोस्तों कौन हटाएगा, वो कौन हटाएगा दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति हटाएगा। बाकी अगर जो राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त यदि त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे देगा दोस्तों, राज्यपाल को देगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, अब देखिए जहां जहां हमें कंफ्यूजन होता है बस प्रश्न वहीं से बनते हैं। ठीक है, अगर देखिए अभी मैं आपको बताता हूं, अगर राज्य निर्वाचन आयोग से यहाँ पर प्रश्न आया तो ये इन दोनों कन्फ्यूजन से एक प्रश्न यहाँ पर आने की संभावना है। ठीक है, सिंपल सा वो कार्यकाल नहीं पूछेंगे, उनको पता है कार्यकाल सब अच्छे से यहाँ पर याद कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ ज़्यादा उलझन हो रही है क्योंकि इसमें कम से कम 50% विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर देंगे, और एमपीपीएससी जो भी पेपर कंडक्ट करवाते हैं तो वो यही तो चाहते हैं कि ये कहाँ पर गलती करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ गलती करेंगे वहाँ वो वाले प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप आयोग वगैरह से जो प्रश्न देखोगे बहुत सिंपल आएंगे, बहुत सिंपल प्रश्न आएंगे, इतने ज़्यादा कोई टफ प्रश्न नहीं आएंगे पेपर में। आप 11 अप्रैल का भले पेपर देख लीजिएगा, उसके बाद मेरा ये वीडियो भी देख लीजिएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल आएंगे, बाकी आपको उलझा देंगे, वो सिंपल क्वेश्चन में ही उलझा देंगे। इसके लिए आयोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक भी गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 10 प्रश्न आने की संभावना है आयोग से। उसके बाद में यहाँ पर वेतन भत्ते की बात करते हैं तो एससी के न्यायाधीशों के समान है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके समान है, पुनर्नियुक्ति के पात्र यहाँ पर होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर बताया था जिनका जो 3 वर्ष से कम होता है वो अधिकतर आयोग में क्या है, पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। बाकी किसी किसी में आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान भी रखना है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं। अब ये वाली जो लाइन है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, ये सभी आयोग में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी में लिखा है ऐसा। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं कि राज्यपाल द्वारा यहाँ पर निर्धारित होते हैं। यहाँ पर राज्यपाल द्वारा वेतन भत्ते निर्धारित होते हैं, और जो सेवा शर्तें हैं वो सेवा शर्तें कौन, राज्य का जो विधानमंडल है वो बनाता है। अब कोई राज्य में अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो वहाँ पर दोनों को मिला के विधानमंडल बोलते हैं, और हमारे एमपी में केवल क्या है, विधानसभा है, तो विधानसभा को ही यहाँ पर विधानमंडल बोलते हैं, और उसे लागू कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब चुनाव की बात करते हैं। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा उलझन है, यहाँ पर भी मतलब कि थोड़ा सा उलझन है। अब जो ये भारत निर्वाचन आयोग है, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि, यानी कि इतने जितने भी ये चुनाव है ये सब कौन करवाता है, भारत निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायत चुनाव और उसके बाद में यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव। ठीक है, सिर्फ 2 चुनाव यहाँ पर करवाता है, इसके अलावा कोई से चुनाव यहाँ पर नहीं करवाते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा आयोग का कंपैरिजन वाला वीडियो वैसे लगभग समाप्त हो गया है। जैसे कि यहाँ पर इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सुकुमार सेन है, और यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के NB लोहानी। अब प्रथम महिला, अब देखिए सभी आयोग में आपको प्रथम अध्यक्ष, लास्ट अध्यक्ष यानी कि अभी वर्तमान अध्यक्ष, और यदि कोई महिला प्रथम अध्यक्ष रही है, ठीक है, तो उनका नाम आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो ये कौन थी, VS रमा देवी थी, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद में यहाँ पर राज्य में कौन थी दोस्तों, तो प्रथम महिला सचिव। देखिए सचिव का भी नाम याद रखना है, प्रथम महिला सचिव कौन थी राज्य निर्वाचन आयोग की, विजया श्रीवास्तव। और प्रथम सचिव कौन थे, ये थे श्री प्रकाश चंद, और वर्तमान में कौन है सचिव, ये दुर्ग विजय सिंह। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपडेटेड है, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर देख लेना है, पूरा अपडेट है ये यहाँ पर, ये अभी सब नए ही हैं। वर्तमान में कौन है, सुनील अरोड़ा है, ये 23वें हैं दोस्तों। ठीक है, तो 23वें आपको वैसे ध्यान नहीं रखना है, बाकी नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी पूछ भी सकते हैं कि अभी जो भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा, तो वो कौन से नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, पूछ सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं एग्जाम वालों का। उसके बाद में यहाँ पर अन्य की बात करते हैं तो राजीव कुमार और यहाँ पर सुशील चंद्रा। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये 6वें नंबर के हैं। देखिए ये आपसे पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश में अब जितने भी राज्य निर्वाचन आयोग में जितने भी अभी निर्वाचन आयुक्त बने हैं तो वो 6 के ही नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये क्यों ध्यान रखना है, देखिए सारे आयोग में आपको पूरे नाम याद नहीं रखना है, इसमें आपको पूरे 6 नाम याद रखना है, क्योंकि इसमें कम है, वो 6 आसानी से याद रह जाते हैं। एक बार उन्हें पढ़ लीजिएगा तो आपके यहाँ पर वैसे ही ध्यान रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे कि इससे पहले कौन बने थे, परशुराम बने थे, तो वो 5वें थे, ये बसंत प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आयोग का कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पर मतलब कि बहुत सारे हमारे दोस्त वगैरह बोल रहे थे, तो हमने आयोग के बाद में कंपैरिजन वाला बोला था, इसलिए हमने यहाँ पर एक आपको बता दिया है, बाकी आप खुद से भी इन्हें बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं तरीका बता देता हूँ। ऐसा एक पेज लीजिएगा आप, और सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है जैसे कि यहाँ पर जिस आधार पर मैंने यहाँ पर वो किया, जैसे गठन किसके आधार पर हुआ, जैसे कि आप UPSC और MPPSC का कंपेयर करके बनाओगे तो देखिए गठन, प्रावधान, निकाय, उद्देश्य, नोडल मंत्रालय और मुख्यालय
और उसके बाद में यहाँ पर संरचना, योग्यता, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र, हटाया जाना, वेतन भत्ते, चुनाव और प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और कोई महिला अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो एक पेज में आप ऐसा बनाओगे तो आपके कितने, आपके टोटल 8 पेज में पूरे आयोग आ जाएंगे। और एग्जाम के अगर आप 15 मिनट पहले भी अगर रिवीजन करोगे, जैसे कि एग्जाम के 2 या 3 दिन रहेंगे, उसके बाद में भी आप पूरा आयोग यहाँ पर 8 पेज को पढ़ने में बताओ कितना सा टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर कर लोगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए छोटे छोटे, आप इन्हें और भी छोटे छोटे लिख सकते हो यहाँ पर, और आप अपने हिसाब से जितना छोटे लिख सकते हो उतना छोटे यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये स्पेस बाकी है, तो यहाँ पर भी कुछ अलग अलग पेन से कुछ लिख सकते हो, यहाँ स्पेस बाकी है, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आयोग का बनाना है, क्योंकि तो ये हमने इसलिए बना दिया क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा था। अगर आप इस प्रकार से बना लोगे तो आपको जरा सी भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अब अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है। अभी देखिए आपको क्या करना है, जो हमारी लास्ट की 4 यूनिट है 7, 8, 9 और 10, तो इन्हें आप दोस्तों अच्छे से कर लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर एमपीजी के, तो ये इतने ही टॉपिक से आपके यहाँ पर 70+ प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने रणनीति बता दी है। और अभी क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़ना है, और पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।